अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आबिद और ये है मेरा यूट्यूब फिजिक्स चैनल। आज हम एक्सेलरेटर्स के सिलसिले में सैंक्रोट्रॉन को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लीनियर एक्सेलरेटर पढ़ी और फिर साइक्लोट्रॉन पढ़ी और उसके बाद साइक्लोट्रॉन में जो कमियां वाक़ हो रही थी तो उस हिसाब से सैंक्रो साइक्लोट्रॉन हमने पढ़ा और अभी सैंक्रोट्रॉन का नंबर है जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट तक। तो सबसे पहले इसके प्रिंसिपल को पढ़ लेते हैं। इसका प्रिंसिपल कुछ इस तरह है कि चार्ज पार्टिकल व्हेन कंस्ट्रेन्ड टू मूव इन ए कर्व पाथ एक्सपीरियंसेस अ सेंटीमीटर फोर्स। ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि जब हम चार्ज पार्टिकल को किसी भी होमोजीनियस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो वही उसूल इसमें भी इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह दिस चार्ज पार्टिकल रेडिएट एनर्जी ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन। बुनियादी जो बात है इसमें वो ये है कि जब यही चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो ये रेडिएट एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ये डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है। अब अ नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इमिट्स रेडिएशन प्राइमरली एट इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। अगर कोई पार्टिकल है और वो रिलेटिविस्टिक लिमिट तक नहीं पहुंचा है, मतलब क्लासिकल लिमिट में है, तो उससे जो रेडिएशन होगी, इमिट होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी पर कि वो सिस्टम ने पार्टिकल को कौन सी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड की है, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये रेडिएशन इमिट करेगा। However, the radiation pattern is distorted by relativistic effect when speed of charged particle approaches to the speed of light. जरूरी बात है कि जब ये नॉन रिलेटिविस्टिक से रिलेटिविस्टिक रीजन में दाखिल होगा तो फिर उसकी जो रेडिएशन की पैटर्न होगी वो डिस्टार्ट होगी, उसमें खलल जरूर पैदा होगा। और द डिस्टार्टेड पैटर्न चेंजेस टू अ नैरो कोन ऑफ रेडिएशन कॉल्ड सैंक्रोट्रॉन रेडिएशन, और वो एक नैरो कोन में फिर चले जाते हैं जिसे हम सैंक्रोट्रॉन रेडिएशन के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पर और वर्किंग पर। तो कंस्ट्रक्शन में यह है कि जो इसे बनाया गया है इसमें मतलब जबरदस्त ज्योमेट्री के हिसाब से इसे बनाया गया है और इसमें दो तीन चीजें बहुत अहम हैं। सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन गन है। इधर इलेक्ट्रॉन को हम मुख्तलिफ तरीकों से पैदा कर सकते हैं जो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, मतलब हीटिंग इफेक्ट के जरिए हम थर्मोयानिक इमिशन जिसे हम कहते हैं उससे हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से फिलामेंट से पैदा करते हैं, जिस तरह हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में करते हैं, या दूसरे तरीके भी मौजूद हैं। ये लीन एक पार्ट है जिसमें हम पार्टिकल को थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं लीनियर एक्सेलरेटर के हिसाब से। इसके बाद जो बूस्टर रिंग है, ये छोटा रिंग जो इधर मौजूद है, ये बूस्टर रिंग है। ये जस्ट इस पार्टिकल को जो इलेक्ट्रॉन गन ने पैदा किया और थोड़ा सा इसने एक्सेलरेट किया, वो इसको एक मजीद जर्क देगा और इसको बूस्ट करेगा, इसकी स्पीड जो है वो बढ़ाएगा। इसके बाद ये स्टोरेज रिंग में चला जाएगा। ये स्टोरेज रिंग है जो इसमें चला जाएगा और फिर बीम लाइन के जरिए एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस को ये चलेगा, जो हम एक्सप्लेनेशन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इनकी कितनी वेलोसिटी आपको दरकार है या किस किस्म की एनर्जी जो हमने इधर बयान की कि ये रेडिएट एनर्जी, तो किस किस्म की एनर्जी, किस वेवलेंथ की एनर्जी है, तो उस हिसाब से हमने ये डिफरेंट ओपनिंग्स बनाए हैं और उस हिसाब से वो रेडिएशन इसको देगा। अभी इसका जो वर्किंग है वो इस तरह है कि इसको हमने पावरफुल मैग्नेट्स यहां पर रखे हैं और इसी तरह जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं वो एक्सेलरेट करते हैं किसको, चार्ज पार्टिकल्स को, वो उसको एक्सेलरेट करते हैं। ये मैग्नेट, ये पावरफुल मैग्नेट्स प्लस रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो हैं ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को एक स्टेनलेस स्टील ट्यूब में विद हाई स्पीड इसको एक्सेलरेट करते हैं। ठीक है। और इसके बाद द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स इमिट अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट विद वेरियस वेवलेंथ एंड स्ट्रेंथ। यही उसूल जो इधर हमने बयान किया था, दिस चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन एंड देन वी सेड दैट द नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इमिट रेडिएशन प्राइमरी एट इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। यानी जो हम इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन देते हैं तो उस हिसाब से, तो इधर वही काम हो रहा है कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इमिट अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट विद वेरियस वेवलेंथ एंड स्ट्रेंथ, मतलब डिफरेंट एनर्जी के फोटॉन। तो डिफरेंट एनर्जी के जब हो गए तो कुछ विजिबल में होंगे, कुछ अल्ट्रावायलेट लाइट में होंगे और कुछ एक्सरे में होंगे। यही
इसका बुनियादी उसूल है। और फिर साइंसदान जो होते हैं वो स्पेसिफिक वेवलेंथ को जो उसकी एक्सपेरिमेंट में जरूरत है, अगर उसको विजिबल लाइट की जरूरत है तो उसको उठाते हैं, अगर उसको अल्ट्रावायलेट लाइट की जरूरत है तो उसको उठाते हैं, और अगर उसको एक्सरेज की जरूरत है तो उसको उठाते हैं। अच्छा जी, अब हम बाकायदा इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ते हैं और बाकायदा एक एक पार्ट, यानी सबसे पहले ये, बाद में दूसरा और ये तीसरा, और इसके बाद ये जो स्टोरेज रिंग है और फिर बीम लाइन है, इसको बाकायदा एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन गन है, जैसा कि मैंने बताया, वो थर्मो आयनिक इमिशन के जरिए इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। ठीक है। दूसरी बात, जब ये यहां पर इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है तो इसके बाद ये वाला जो लीनियर पार्ट है, ये असल में लीनियर एक्सेलरेटर है। लीनियर एक्सेलरेटर, इससे पहले जो हमारी टॉपिक है उसमें लीनियर एक्सेलरेटर में मैंने बाकायदा पढ़ी है, आप उसे जाकर यूट्यूब में मेरे चैनल में आप देख सकते हैं। लेकिन मुख्तसर सा उसका हम डायग्राम यहां जिक्र करते हैं कि थर्मो आयनिक इमिशन के जरिए यहां जो इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं तो उसको मुख्तलिफ छोटे छोटे से जो मैंने खाने बनाए हैं, तो ये ट्यूब्स हैं। ये पहला ट्यूब है, इसके बाद दूसरा ट्यूब होगा और फिर तीसरा ट्यूब होगा, और उसमें पिरामिड केज वाला इफेक्ट भी होगा, और इलेक्ट्रॉन एक से लेकर यहां से जब निकलेंगे तो इधर इनको एक जर्क मिलेगी और फिर यहां इसकी फ्रीक्वेंसी मजीद बढ़ेगी और फिर तीसरे में और भी बढ़ेगी, और इस तरह से उसको एक्सेलरेट किया जाता है। और ये सारे का जो मामला है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन को हम पुश करते हैं, और लीनियर एक्सेलरेटर उसको एक माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के जरिए रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड में उसको इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। दे ट्रेवल इन इवैक्यूएटेड चेंबर। ये पूरा किस्सा जो है ये एक इवैक्यूएटेड चेंबर में बंद किया गया है, और वो लो प्रेशर पर हम उसे रखते हैं, मतलब जो यहां पर प्रेशर है उसे हमने कम किया हुआ है। ठीक है। तीसरी नंबर पर बूस्टर रिंग आता है इधर, यानी इलेक्ट्रॉन अब इधर से निकला और इसके जरिए एक्सेलरेट हुआ और इधर दाखिल हुआ बूस्टर सिंक्रोट्रॉन में। तो इधर जब दाखिल होता है तो इधर मामला थोड़ा सा पेचीदा होता है। इलेक्ट्रॉन बूस्ट व्हेन मूव अंडर एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड बूस्टर रिंग। Here the magnetic field is variable, vary with increase with energy of the particle to maintain their orbital radius constant. तो इधर क्या होता है, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। इधर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी करता है, वो इंक्रीज होता है एज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। जो ही उसकी स्पीड बढ़ेगी तो उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, तो इसके साथ सिंक्रोनस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड, उसको भी बढ़ाया जाता है। और इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि जो मेन बात है जो मैं करना चाहता हूं वो ये है, टू मेंटेन देयर ऑर्बिटल रेडियस कांस्टेंट। इसके ऑर्बिटल रेडियस को कांस्टेंट रखने के लिए यही कुछ किया जाता है। इसके बाद फिर जब पार्टिकल इससे आगे जाता है तो क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी मेंटेन और एडजस्टेड इन ऑर्डर टू सिंक्रोनस विद द ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो इसके साथ सिस्टम की फ्रीक्वेंसी भी इस तरह रखी जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, उसका ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी भी इलेक्ट्रॉन का वो सिंक्रोनस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह रखा जाता है। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया जाता है, इधर भी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इस तरह एडजस्ट किया जाता है ताकि वो सिंक्रोनस हो विद ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी की, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाए। हेंस द बंचेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्न्स इनटू अ फाइन बीम। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन की एक बंच जो इस तरह इकट्ठे इलेक्ट्रॉन हैं तो इस तरह एक बंच तैयार हो जाती है और वो एक फाइन बीम बन जाती है। व्हेन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जो ही इलेक्ट्रॉन की स्पीड इंक्रीज होती है और ये क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट विद द इवैक्यूएटेड विद इन द इवैक्यूएटेड चेंबर। ये इवैक्यूएटेड चेंबर में इसकी स्पीड एक मखसूस स्पीड तक बढ़ाई जाती है जो कि नजदीक होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। अच्छा जी, अब हम कंस्ट्रक्शन में स्टोरेज रिंग को पहुंच गए, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गए, फिर उसने लीनियर एक्सेलरेटर ने उसको थोड़ा सा एक्सेलरेट किया, फिर बूस्टर रिंग में जो सिंक्रोट्रॉन है उसने खातिर खा इजाफा किया, कंस्ट्रेंट में रखकर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया। अब यहां से जो स्टोरेज रिंग है ये वाला, तो इसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहे हैं। तो स्टोरेज रिंग में इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर लेता है इस बूस्टर रिंग से स्टोरेज रिंग में। अभी ये जो स्टोरेज रिंग हमें नजर आ रही है ये सर्कल की शक्ल में नजर आ रही है, लेकिन ये एक ट्रू सर्कल नहीं है, ये एक पोलाइगन टाइप है। पोलाइगन तो आप ज्योमेट्री में आपने देखा होगा। तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट फॉर 4 आवर्स टू 12 आवर्स। इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 4 से लेकर 12
घंटे तक बाकायदा सर्कुलेशन करते हैं एंड प्रोड्यूसेस प्रोटॉन्स, और फिर उसके बाद प्रोटॉन पैदा होते हैं या उसके जरिए प्रोटॉन पैदा होते हैं। द डायपोल मैग्नेट्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो डायपोल मैग्नेट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं जहां पर ये दरकार होते हैं। पांचवें नंबर पर जो बीम लाइंस हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, ये तादाद में 12 होते हैं। ये जो बीम लाइन है ये सीरीज में है और ये 12 होते हैं। स्ट्रेट सेक्शंस हैं ये 12। आफ्टर ईच टर्न, हर एक टर्न के बाद देयर इज ए प्रोटॉन पोर्ट टू अलाउ द लाइट टू ट्रेवल डाउन द बीम लाइन टू रिसर्च स्टेशन। आफ्टर ईच टर्न, हर एक टर्न के बाद इस तरह प्रोटॉन्स को बाकायदा पोर्ट किया जाता है, उसे निकाला जाता है। कहां पर? रिसर्च स्टेशन पर। अब रिसर्च स्टेशन जो है वो इसके साथ अटैच होते हैं। रिसर्च स्टेशन जो है उसमें 3 केबल्स होते हैं, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहला जो बीम लाइन है उसका एक ऑप्टिक केबन है, दूसरा उसका एक्सपेरिमेंटल केबन है और तीसरा उसका जो है वो कंट्रोल केबन है, जिसे हम बाकायदा अब पढ़ते हैं। ऑप्टिक केबन जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर मुश्तमिल होता है और वो मुख्तलिफ किस्म के रेडिएशन को उन इंस्ट्रूमेंट के जरिए जज करता है कि ये कौन से किस नौइयत के हैं, विजिबल में है, अल्ट्रावायलेट में है या एक्सरे में है। दूसरी बात, एक्सपेरिमेंटल केबल में क्या होता है? इसमें सपोर्ट मैकेनिज्म होता है जिसमें हम सैंपल को स्टडी करते हैं। मुख्तलिफ सपोर्ट मैकेनिज्म हो सकते हैं जिसमें हम उस मतलब वहां पर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हो सकता है, वहां पर पोलराइजर हो सकता है और भी बहुत से कुछ चीजें हो सकती है जिसके जरिए हम उन प्रोटॉन की नेचर या प्रोटॉन को किसी चीज पर मरकूज किया जाता है और उसको स्टडी किया जाता है। तो उसके हिसाब से जो मैकेनिज्म होता है वो वहां पर उस रूम में या केबिन में मौजूद होता है। कंट्रोल केबल जो होता है वो रिसर्चर के पास उसकी कंट्रोल होती है कि एक्सपेरिमेंट्स के लिए किस तरह डेटा को कलेक्ट किया जाए और सिंक्रोनाइज रेडिएशन जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टेशन पर उसे किस तरह डाला जाए, ये कंट्रोल केबल में होता है। सिंक्रोट्रॉन का जो एडवांटेज है वो है कि ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि ये मतलब आपने इतने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन देने हैं, नहीं, ये बस रिवॉल्यूशन के दौरान जितनी वेलोसिटी जितनी फ्रीक्वेंसी के प्रोटॉन्स आपको दरकार हो उस हिसाब से ये चलता है और आपको उन केबिन्स के जरिए या इन आउटलेट्स के जरिए वो हासिल हो जाते हैं। अब आखिर में हम सिंक्रोट्रॉन के जो एडवांटेजेस हैं वो हम पढ़ते हैं। इसकी मेन प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टोरेज रिंग पर कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्टोरेज रिंग की। तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये हाई इंटेंसिटी बीम प्रोवाइड कर सकता है मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉन्स को, फिर उससे निकलने वाले जो प्रोटॉन होते हैं उसके लिए। और दूसरी बात, इसका जो ब्रॉड और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रल रेंज है जो इंफ्रारेड से शुरू होता है और एक्सरे पर खत्म होता है। तीसरी जो अहम बात है वो है नेचुरल नैरो एंगुलर कॉलिमेशन, यानी कॉलीमीटर अगर आप जानते होंगे जो स्पेक्ट्रोस्कोप का एक पार्ट होता है जब जिसमें हम एक तरफ एक कन्वेक्स लेंस लगाते हैं, एक ट्यूब होता है पॉलिश्ड और इसके एक सिरे पर एक प्लेट लेंस होती है और उसके जरिए हम उस बीम को एक स्लिट के जरिए, उसके एक सिरे पर एक स्लिट भी होती है, हम उस बीम को फोकस करते हैं। तो इसी तरह ये भी एक जो बीम है उसको वो फोकस करती है खास पर्पस के लिए, एक्सपेरिमेंटल के लिए। इसी तरह इसकी पोलराइजेशन डिग्री जो है वो बहुत हाई है, मतलब एक पोलराइज बीम जो कॉलीमीटर के जरिए हासिल होता है वो इसे देता है। इसी तरह इसका जो पल्स टाइम स्ट्रक्चर है वो भी है जबरदस्त है। तो इस हिसाब से ये रेडिएशन जो इससे हासिल होते हैं वो सिंक्रोट्रॉन के वो एक मतलब आप जिन कैरेक्टरिस्टिक आपकी जरूरत होती है आप इससे हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।